हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करने से पहले मैं वीडियो के बारे में आपसे कुछ बात शेयर करना चाहूँगा। कृपया ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की परीक्षाओं में उत्तराखंड इतिहास से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगातार उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास या ब्रिटिश कुमाऊं से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पर अजय सिंह रावत या अन्य ऐसी पुस्तकों से बहुत बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो कि बहुत सारी किताबों में देखने को नहीं मिलते हैं, जो महत्वपूर्ण किताबें हैं। तो ये प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं? तो ये प्रश्न अनेक उन पुस्तकों से पूछे जाते हैं जो मतलब अलग अलग राइटर्स ने लिखी हैं और वो उतनी प्रसिद्ध नहीं है। तो देखिए, इन्हीं में से एक पुस्तक यहाँ पर मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका नाम है उत्तराखंड का इतिहास, एक नवीन मूल्यांकन। डॉक्टर मेहरबान सिंह गुसाई ने इसे लिखा है श्रीमती अनुराधा गुसाई के साथ। देखिए, इसमें जो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन है, उस पार्ट को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते हैं और कई बार देखे गए हैं, तो इसलिए मैं इस भाग को यहाँ पर लाया हूँ। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन या कुमाऊं में ब्रिटिश शासन को मेहरबान सिंह नेगी के अनुसार। तो देखिए, संपूर्ण वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि ब्रिटिश शासन से संबंधित कुछ जो फैक्ट इधर उधर से छूट जाते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन मेहरबान सिंह नेगी के अनुसार। देखिए, शुरू करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि अंग्रेज़ उत्तराखंड में कैसे आए, कब आए। तो हम सभी जानते हैं कि गोरखों को हराने के बाद, परास्त करने के बाद उत्तराखंड पर शासन स्थापित कर पाए अंग्रेज़। तो सबसे पहले देखो, अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि उत्तराखंड के काशीपुर में एक भांग की फैक्ट्री स्थापित की थी। मैंने हर उस फैक्ट को हाईलाइट किया है जहाँ पर प्रश्न बन सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नोट करना है। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के काशीपुर में एक भांग की फैक्ट्री स्थापित की, जहाँ पर क्या होता था कि कंपनी के कर्मचारियों का आना जाना लगा रहता था। इससे क्या हुआ कि उन्हें उत्तराखंड की जलवायु के बारे में पता चला और उनके संज्ञान में ये बात आई कि उत्तराखंड की जलवायु उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, वो यहाँ निवास कर सकते हैं, उनके लिए एक अच्छी जलवायु है उत्तराखंड की। देखिए, 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो भारत के वायसराय थे, गॉट महोदय को कुमाऊं की जलवायु, जंगल एवं परिस्थितियों का संचालन करने के लिए भेजा, संचालन नहीं, इसका पता लगाने के लिए भेजा। मतलब उसको देखने के लिए कि वहाँ की जलवायु के बारे में जो हमने सुना है वो सही है कि नहीं है, कैसी है, वहाँ रहने की परिस्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ की जंगल की स्थिति कैसी है, ताकि आने वाले समय में उनके रहने के लिए व्यापारिक तौर पर जो संभावनाएँ हैं उन्हें वो देख सके। तो इसलिए गॉट महोदय को लॉर्ड वेलेस्ली ने भेजा था पता करने के लिए। अगला देखिए, वो जब अंग्रेज़ों को पता चल गया कि उत्तराखंड उनके रहने के लिए एक अच्छी जगह है, तो वो चाहते थे कि कैसे उत्तराखंड पर कब्जा किया जाए। उन्हें ये परिस्थिति तैयार की गोरखों ने क्या किया, लगातार अंग्रेज़ों और गोरखों की जो सीमाएं जुड़ती थी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, वहाँ पर निरंतर अंग्रेज़ी क्षेत्रों में क्या किया, घुसपैठ किया। और अंग्रेज़ों को इसी मौके की तलाश थी कि कब गोरखे उन्हें युद्ध का आमंत्रण दें, और इसी के साथ उन्होंने गोरखों को युद्ध किया। अनेक युद्धों में उत्तराखंड में उन्हें हराया, जिनके बारे में हम किसी वीडियो में बात कर चुके हैं हमारे चैनल में। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद संगोली की संधि हुई। यहाँ पर लिखा गया कि 1816 में हुई संगोली की संधि की पुष्टि के पश्चात, मतलब संधि तो 1815 में हुई थी, दिसंबर 1815 में, लेकिन पुष्टि जो उसकी नेपाल सरकार ने की वो 1816 में की। तो संधि की पुष्टि के पश्चात हुआ क्या कि अंग्रेज़ों का उत्तराखंड के क्षेत्र पर राजनीतिक अधिकार हो गया। अब वही यहाँ की राजनीतिक इकाई बन गई। ये तय हो गया कि अब उत्तराखंड की भूमि पर शासन करने वाली जो शक्ति है वो रहेगी अंग्रेज़। गोरखों को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने गोरखों से उत्तराखंड को जीता और उत्तराखंड को विजित कर दो भागों में बांटा। देखो, सीमा बनाया अलकनंदा नदी को, अलकनंदा से लेकर उसके पूर्व वाला काली नदी तक का हिस्सा, मतलब अलकनंदा से काली नदी तक के मध्य के क्षेत्र को अपने पास रखा, और दूसरा हिस्सा बनाया अलकनंदा के पश्चिमी भाग वाला क्षेत्र, जो आज टिहरी उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है, उसको दूसरा भाग माना। अब यहाँ पर क्या किया, अंग्रेज़ों ने पहले भाग पर स्वयं शासन किया, मतलब जो अलकनंदा से काली तक के मध्य का क्षेत्र था उस पर अंग्रेज़ों ने स्वयं शासन किया। जबकि दूसरे भाग, मतलब जो अलकनंदा के पश्चिमी वाला भाग था, वहाँ पर गढ़वाल नरेश, जो प्रद्युमन शाह से उनके वंशज सुदर्शन शाह को स्थापित किया और उनको शासन दिया। मतलब श्रीनगर से राजधानी को हटवाकर उन्हें अलकनंदा का पश्चिमी क्षेत्र दिया और इसे टिहरी रियासत नाम दिया। लेकिन इसे स्वतंत्र नहीं रखा, इसे भी अपने यहाँ पर एक रीजेंट एक नियुक्त किया, एक अपना एजेंट, और इसे अपने अंतर्गत रखा। मतलब शासन इस प्रकार से चलाने के लिए बाध्य किया गया कि
कंपनी का हित बाधित न हो। कंपनी के हित में शासन करने के लिए स्वतंत्र शासन दिया गया टिहरी रियासत को। अब देखिए, अंग्रेज़ों ने जहाँ पर खुद का नियंत्रण रखा उसे ब्रिटिश कुमाऊँ कहा और उसे एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया। मतलब यहाँ पर नॉन रेगुलेशन ये प्रांत था, गैर विनियमित क्षेत्र मतलब अन्य क्षेत्र जहाँ पर गवर्नर के भारत में शासन चल रहे थे वो नियम यहाँ पर लागू नहीं होते थे। यहाँ पर अलग ही नियम लागू होते थे ब्रिटिश कमिश्नरों के, और अगर यहाँ पर भारत अन्य आगे जो पूरे भारत में जो नियम लागू है उसको यहाँ पर लागू करना है तो इसके लिए ब्रिटिश संसद में आदेश पारित करना पड़ता था। इसलिए इन क्षेत्रों को गैर विनियमित क्षेत्र कहते हैं। देखिए, ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल जो था वो भारत का प्रथम गैर विनियमित प्रांत था। मतलब जो नॉन रेगुलेशन स्टेट था ये भारत का, वो पहला था। मतलब गैर विनियमित प्रांत पहला भारत का, ये भी याद रखने वाला फैक्ट है। अब बात करें गवर्नर की, तो ई गार्डनर कुमाऊँ का प्रथम कमिश्नर था। ये हम सभी को पता है। 1815 में इसे प्रथम कमिश्नर बनाया गया और इसके सहायक के रूप में विलियम ट्रेल को यहाँ पर लाया गया। विलियम ट्रेल को इसने गढ़वाल वाले हिस्से में रखा और ट्रेल को ही बंदोबस्त की कार्य पर लगाया गया। जो हमारे ई गार्डनर थे उन्होंने कमिश्नर ट्रेल को क्या कहा कि वो सबसे पहले तो कुमाऊँ गढ़वाल का बंदोबस्त करें, ब्रिटिश कुमाऊँ का, क्योंकि टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाए, कर को कैसे लिया जाए जनता से, ये तभी पता चल पाएगा जब बंदोबस्त किया जाएगा, पता लगेगा कि कितनी ज़मीन है, कितने खेत हैं, कितना टैक्स आ सकता है। तो इसके लिए लगाया गया कमिश्नर ट्रेल को। सिर्फ 9 माह तक ही ई गार्डनर का शासन रहा, क्योंकि संगोली की संधि के लिए गार्डनर को नेपाल भेजा गया राजनीतिक एजेंट बनाकर, कि इस संधि को सफल बनाने के लिए राजनीतिक एजेंट बनाया गया गार्डनर को। और 9 ही माह तक रहे गार्डनर। ज़्यादा कार्य करने का उन्हें समय नहीं मिला, लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश की थी कि उत्तराखंड में व्यापारिक हो या टैक्स कलेक्ट करने के लिए या बंदोबस्त के लिए उन्होंने कार्य करना शुरू तो कर दिया था, लेकिन वो अपने कार्य को आगे बढ़ा नहीं पाए क्योंकि उन पर काम का बोझ बहुत था। अब देखिए, जॉर्ज विलियम ट्रेल कुमाऊँ गढ़वाल के दूसरे कमिश्नर बने, या आयुक्त कहते हैं कमिश्नर को, आयुक्त बने, और वास्तविक आयुक्त भी नहीं मानते हैं। वास्तविक कमिश्नर माना जाता है कुमाऊँ गढ़वाल का, ब्रिटिश कुमाऊँ का वास्तविक कमिश्नर माना जाता है जॉर्ज विलियम ट्रेल को, जो कि 1816 में हमारे कमिश्नर बने। ट्रेल की बात करें तो इनके बारे में जो पुस्तक में लिखा गया है, मुख्य बातें ये हैं, इन्होंने सबसे पहले राजस्व एकत्र करने के लिए कुमाऊँ को 26 परगनों में विभाजित किया। तो कुमाऊँ को 26 परगनों में बांटा एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए, ठीक है। और इन्होंने एक बंदोबस्त किया था 1823 में, जो जिसे 80 साला बंदोबस्त या 80 का बंदोबस्त कहते हैं, क्योंकि उस समय जो संवत चल रहा था वो 1880 चल रहा था और 1823 वहाँ पर ईस्वी का सन चल रहा था। तो देखिए इस समय क्या हुआ, इस बंदोबस्त में क्या हुआ, राजस्व का ग्रामवार राजकीय अभिलेखों का मैं अंकन कराया। मतलब जो ग्रामों की सीमाएं थी वो पहली बार तय की गई। गांव वालों को पहली बार अपनी सीमाओं की, अपनी जंगलों की सीमाओं का पता चल पाया। इससे ये हुआ कि एक गांव को पता चल पाया कि उसकी सीमा कहाँ तक है। शासन एक न्यायपूर्ण शासन, एक गाँव की न्यायपूर्ण एक विभाजन यहाँ पर किया गया था 80 साला बंदोबस्त में 1823 के। अब बात करें ट्रेल की, तो ट्रेल ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है वो ये है कि ट्रेल ने नॉन कर भूमि जो थी, जो मतलब जहाँ पर कोई टैक्स नहीं आता था, उस भूमि को जब अधिकृत किया तो उस भूमि के अधिग्रहण से प्राप्त बचत की राशि, जो राशि ट्रेल को प्राप्त हुई, उससे हुआ क्या कि 1819 में ट्रेल ने पटवारी के पदों का सृजन किया। और पटवारी उत्तराखंड की एक व्यवस्था है, पटवारी का पद यूनिक व्यवस्था है उत्तराखंड में, पूरे भारत में सिर्फ उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ये एक प्रकार का राजस्व पुलिस था। इसका कार्य क्या था, एक तरह से तो ये राजस्व एकत्रित करता था, दूसरी तरफ ये झगड़े निपटाना या पुलिस का कार्य भी यही करता था। इससे फ़ायदा क्या होता था, तो एक तरफ तो इससे राजस्व एकत्रण करने वाले अधिकारी का कार्य लिया जाता था, दूसरी तरफ पुलिस का जो एडवांस या अतिरिक्त खर्चा था वो नहीं होता था, क्योंकि ये पुलिस का कार्य भी करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कम क्राइम देखने को मिलता था। इसके लिए एक अलग महकमे, पुलिस महकमे की स्थापना करना एक खर्चीला हो सकता था, लेकिन पटवारी ने इस कार्य को आसान किया। और आज भी पटवारी देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के क्षेत्रों में, जो कि भारत की सबसे एकमात्र उत्तराखंड में देखने वाली एक व्यवस्था है। यूनिक है ये अपने आप में। देखिए ट्रेल ने अपने कार्यकाल में 7 बंदोबस्त किए। बंदोबस्त बहुत सारे ट्रेल के कार्यकाल में हुए, 7 बंदोबस्त ट्रेल ने अपने कार्यकाल में किए। ट्रेल ने निजी यात्रा मार्गों को यात्री मार्ग में परिवर्तित कर, देखिए ट्रेल ने क्या किया, जो निजी लोगों के मार्ग थे उन्हें यात्रा मार्गों में परिवर्तित किया। उनको चौड़ा बनाया, उनमें रहने खाने की सुविधा रास्ते में बनाई,
धर्मशालाओं का निर्माण किया। तो उसने क्या किया, बद्रीनाथ से केदारनाथ तक सड़क का निर्माण आरंभ करवाया। बद्रीनाथ और केदारनाथ मतलब हमारे ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए सड़क का निर्माण करने की जो योजना आरंभ की थी वो की थी कमिश्नर ट्रेल ने। ये क्वेश्चन आ चुका है, शायद ये पिछली बार आया है, कुछ ही दिन पहले जो पेपर हुआ था कनिष्क सहायक का, लेकिन ये यहाँ से पूछा गया है, ये देख सकते हैं आप। अगला देखिए, भोटिया जनजाति को लगान माफी के साथ परंपरागत मेलों के आयोजन स्थल पर ही व्यापारिक मुकदमों की सुनवाई का प्रयास किया था ट्रेल ने। भोटिया जनजाति, क्योंकि उसे पता था कि व्यापारिक रूप से बहुत ही सशक्त ये जनजाति है, चीन से व्यापार करती है, चीन तिब्बत से व्यापार करती है, बहुत ज़्यादा टैक्स ये देती है, तो इसको लगान माफ़ किया व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, और परंपरागत मेलों के आयोजन स्थल पर ही इनके छोटे मोटे झगड़ों को निपटाने का प्रयास किया, जिससे कि ये झगड़ों में न फंसें, इनके झगड़े जल्दी जल्दी निपटाए जाएं ताकि इनका व्यापार फले फूले। और इसका फ़ायदा देखने को मिला, जनता बहुत खुश थी ट्रेल के इन कार्यों से। अगला देखें तो कुमाऊं की प्रशासनिक सीमा निर्धारण में ट्रेल का मुरादाबाद के कलेक्टर से क्या हुआ, विवाद चलता रहा। हॉल हेड से इसका एक लंबा विवाद चला, जो कलेक्टर थे मुरादाबाद के उनसे इनका विवाद चला सीमा निर्धारण के लिए, जिसका निस्तारण बोलरसन महोदय की अध्यक्षता में हुआ। तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है। छोटे छोटे फैक्ट बहुत ज़्यादा परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, जो ऐसे फैक्ट हैं जिनको हम सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पेपर में आते हैं, उसके बाद हमें खुद ब खुद इंपॉर्टेंट लगने लग जाते हैं, पहले इंपॉर्टेंट लगते ही नहीं, पता नहीं बाद में कैसे लग जाने लगते हैं। इसलिए ऐसे फैक्ट पहले ही पढ़ने हैं, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, बाद में सिर्फ सिलेक्शन लेके रहना है, क्योंकि अगर ऐसे फैक्ट्स को छोड़ेंगे तो 2-3 नंबर से सिलेक्शन रुक जाएगा। तो अगला मौका बहुत लंबे टाइम बाद उत्तराखंड में मिलता है, बहुत हतोत्साहित कर देता है उत्तराखंड का पेपर जब नहीं निकलता है। आगे देखेंगे, सन 1826 ईस्वी में देहरादून व चंडी क्षेत्र को कुमाऊं में शामिल किया गया। तो 1826 में जो देहरादून था और जो चंडी क्षेत्र है जो हरिद्वार के आसपास का, उसको कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। कुमाऊं कमिश्नरी में, ठीक है, जो ब्रिटिश कुमाऊं का कमिश्नरी है। अब बात करें 1 मई 1829 तक देहरादून कुमाऊं प्रांत का हिस्सा रहा, इसके बाद ये चला गया उत्तर प्रदेश के प्रांतों में। अगला बात करें 1820 में कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प जारी किए। तो देखो कोर्ट की जो फीस होती है, मुकदमे में जो फीस लगती है, इसके लिए उसने स्टाम्पों को जारी किया, जो आज भी चलते हैं, आज भी आप देखते हैं स्टाम्प जारी होते हैं। तो ये कोर्ट फीस के रूप में इसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो 1820 में ट्रेल ने शुरू किया। तो ये फैक्ट ट्रेल के बारे में इस पुस्तक में मौजूद थे। आगे हम देखेंगे। तो देखिए, कुमाऊं के तृतीय कमिश्नर के रूप में कर्नल जॉर्ज गोवन ने 1836 से लेकर 1838 तक कार्य किया, अप्रैल 1836 से 38। लेकिन जो ये गोवन थे, एक अनुभवहीन व्यक्ति थे, इन्हें नहीं आता था शासन चलाना, इनकी बहुत सारी शिकायत देखने को मिली, इन पर जांच कमेटी भी बैठी और अंत में इन्हें 2 ही साल के अंदर हटा दिया गया, क्योंकि ये पाया गया कि ये कमिश्नर के तौर पर एक अनुभवहीन व्यक्ति साबित हो रहे हैं। तो देखिए, जॉर्ज गोवन जो तीसरे कमिश्नर थे, उन्हें हटा दिया गया, लेकिन इनके समय भी कुछ कार्य हुए। इनके समय कुमाऊं में दास प्रथा का अंत हुआ। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, कुमाऊं में दास प्रथा का अंत जॉर्ज गोवन के समय में हुआ। 1836 ईस्वी में काशीपुर को मुरादाबाद और तराई क्षेत्र को रोहिलखंड में शामिल किया गया। देखिए, 1836 में काशीपुर को मुरादाबाद में और तराई क्षेत्र जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है उधम सिंह नगर में, उसे रोहिलखंड में शामिल किया गया। अब आगे क्या हुआ, अप्रैल 1838 में अधिनियम 10 लाया गया। इसमें क्या किया, कुमाऊं को रेगुलेशन प्रांतों की तरह एक नियमित प्रांत बनाया गया। यहाँ पर मतलब नॉन रेगुलेटिंग जो इलाका था, अब इसे थोड़ा रेगुलेशन में लाने का प्रयास किया गया, इसे विनियमित क्षेत्र बनाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर भारत के अन्य क्षेत्रों से संबंधित नियम लाने के प्रयास किए गए। वो आया अधिनियम 10 के द्वारा, जो अप्रैल 1838 में आया। अब देखिए, जॉर्ज गोवन को जब हटाया गया तो तब जो कुमाऊं कमिश्नर बने उनका नाम था जॉर्ज लुसिंगटन। ये 1838 में कुमाऊं के कमिश्नर बने। अब जॉर्ज लुसिंगटन की खास बात ये थी कि इनके समय में नैनीताल शहर का विकास हुआ। इन्हीं को श्रेय जाता है नैनीताल के विकास में अपना योगदान सर्वाधिक विकास करने में, क्योंकि नैनीताल का विकास इनके समय से ही शुरू हुआ। 1838 में ये बने और 1841-43 से नैनीताल का विकास भी बहुत ज़्यादा तीव्र गति से शुरू होने लगा। आगे देखिए, लुसिंगटन ने क्या किया, बैटन को बंदोबस्ती अधिकारी बनाया। जो गवर्नर थे इसके बाद बने थे बैटन, वो इनके समय बंदोबस्ती अधिकारी थे। इन्होंने क्या किया, 1833 के रेगुलेशन के तहत, मतलब 1833 का जो अधिनियम आया था, 1833 का भारत में जो अधिनियम आया उसके तहत जो बंदोबस्त हुआ
उसे बैक प्रोसेस बंदोबस्त कहा गया, मतलब उस बंदोबस्त को बैक प्रोसेस बंदोबस्त नाम दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब बात करें तराई बावर की, तो इनके समय में क्या हुआ, तराई बावर में द्वैत शासन की स्थापना हुई। देखो द्वैत शासन किसे कहते हैं, जब एक क्षेत्र पर दो शक्तियाँ शासन करती हैं, एक टैक्स कलेक्ट करने के लिए और दूसरा उसको नियमित नियमों के द्वारा चलाने के लिए। तो दो अलग अलग जब संस्थाएं शासन करती हैं तो उसे द्वैत शासन कहते हैं। तराई बावर पर द्वैत शासन चलाया गया। बर्डे जो व्यक्ति था उसकी अनुशंसा पर यह कार्य किया गया, तो ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इनके समय सीनियर असिस्टेंट हडल्स्टन द्वारा लावारिस फंड से 1839 में श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना की गई। देखिए जो सीनियर असिस्टेंट इनका एक था गढ़वाल के क्षेत्र में, वो था हडल्स्टन। हडल्स्टन ने क्या किया, 1839 में उनके पास जो फंड था लावारिस फंड, उनसे श्रीनगर में एक स्कूल खोला 1839 में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है। आगे देखिए, बद्री केदारनाथ मार्ग पर लुसिंगटन ने क्या किया कि बद्री केदारनाथ मार्ग पर 1840 में और नैनीताल में 1847 में सर्जन की नियुक्ति की, क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक डॉक्टर की नियुक्ति जरूरी थी और नैनीताल एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बनने वाला था, तो इसलिए भी 1847 में वहाँ पर एक सर्जन की नियुक्ति की। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करें तो 1848 में इसी के तहत कमिश्नर की अध्यक्षता में डिस्पेंसरी कमेटी की गठित की गई। अगला देखिए, 1845 ईस्वी में नैनीताल खैरना मार्ग का निर्माण आरंभ हुआ। तो मार्गों से भी प्रश्न बहुत बार बनते हैं। तो देखिए 1845 में क्या हुआ, नैनीताल और खैरना का जो मार्ग है कुमाऊं में, उसका निर्माण जो आरंभ हुआ वो 1845 में हुआ। सितंबर 1848 में बागेश्वर में गोमती पर पुल निर्माण पूर्ण हुआ, मतलब 1846 के आसपास से बनना शुरू हुआ और सितंबर 1848 तक बागेश्वर में गोमती पर पुल बांध दिया गया, पुल का निर्माण पूर्ण हो गया। ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। लुसिंगटन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका कार्यकाल माना जाता है कुमाऊं में। बहुत इनकी मतलब हालांकि अंग्रेज इतिहासकारों ने इनकी उतनी तारीफ़ नहीं की है, लेकिन कवि गुमानी पंत ने इनकी तारीफ़ में छंद लिखे थे। इनका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा कुमाऊं में। इस किताब में लिखा भी गया है कि कुछ अंग्रेज़ों ने लिखा भी है कि लुसिंगटन ने खुद नहीं सोचा होगा कि जब बाद में कभी जनता के लिए नियम बनाए जाएंगे तो जनता ऐसा कहेगी कि लुसिंगटन के टाइम पर ऐसा होता था, लुसिंगटन के टाइम पर तो वैसा होता था, अब ये क्या हो रहा है। तो इसका मतलब इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, जबकि जनता कहने लगी कि अब ये क्या हो रहा है, लुसिंगटन के समय में तो ऐसा होता था, ऐसा होना चाहिए था जैसा उनके समय में होता था। तो इसका मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, तभी स्थानीय जनता ऐसा कहती है। देखिए लुसिंगटन की मृत्यु के पश्चात 12 वर्ष के अनुभवी बैठन कमिश्नर बने। देखिए 12 वर्ष के अनुभवी मतलब असिस्टेंट रहे ये किसके, लुसिंगटन के। इसका मतलब इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं, ब्रिटिश कुमाऊं के क्षेत्रों में काम किया था और वह व्यक्ति जो पहले से ही काम कर रहा है इन क्षेत्रों में, वो और अधिक इस यहाँ के परिस्थिति को समझेगा और कार्य करेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि 12 वर्ष के अनुभवी थे बैठन। अब बैठन को देखिए कैसे लोग मिले। गढ़वाल में जॉन स्ट्रेची और कुमाऊं में हेनरी रैमजे बैठन के सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर रहे। मतलब लोग भी ऐसे मिले, एक वो खुद बहुत अनुभवी थे और उनको लोग भी बहुत उच्च कोटि के मिले, जो थे जॉन स्ट्रेची और हेनरी रैमजे, जो बाद में कुमाऊं कमिश्नर बने। तो ये उनके सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर थे। इसके समय खसरा सर्वेक्षण आधारित बंदोबस्त लागू किया गया था। देखिए बैठन की बात करें तो बैठन के समय एक बंदोबस्त हुआ था, उसमें खसरा सर्वेक्षण का प्रयोग किया गया था। आगे देखिए बात करेंगे हेनरी रैमजे की। हेनरी रैमजे ने 44 वर्षों तक कुमाऊं में विभिन्न पदों पर कार्य किया। बहुत एक उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने कुमाऊं में ही कार्य करते करते बिताया। हेनरी रैमजे की बात करें तो 28 साल ये कुमाऊं के कमिश्नर रहे और 44 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर विभिन्न पदों पर कार्य किया। 1856 में ये बन गए थे कुमाऊं के कमिश्नर और 1884 में यहाँ से रिटायर्ड हुए। तो मतलब बहुत लंबा साल इनका रहा कमिश्नर के तौर पर भी। हुआ क्या था कि रैमजे मूलतः स्कॉटलैंड के निवासी थे और लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे, जो भारत के गवर्नर जनरल थे और लुसिंगटन के दामाद भी ये थे। लुसिंगटन की जो पुत्री थी, इनका विवाह भी हमारे हेनरी रैमजे से ही हुआ था। हेनरी रैमजे की बात करें तो बहुत ही मतलब कुमाऊं में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति इन्हें माना जाता है। कुमाऊं का बेताज बादशाह इन्हें कहा जाता है। गढ़वाली पहाड़ी भाषाओं का ये कुमाऊनी भाषा में ये बात करते थे, पहाड़ी भाषा में बोलते थे और किसी के भी घर में जाकर मंडुवे की रोटी खाते थे। तो ऐसे मतलब डाउन टू अर्थ टाइप के ये कमिश्नर थे, बहुत लोकप्रिय ये कुमाऊं में थे। रामजे साहब कुमाऊं की जनता इन्हें कहती थी। तो रैमजे की अगर हम बात करें तो
एक नवाबी तरीके का शासन ये कुमाऊं में करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये नवाबी तरीके का शासन करते हैं। अब नवाबी तरीके का शासन कैसे होता है? घूम घूम कर शासन करना। ये 4 महीने विंसर में रहते थे, 4 महीने अल्मोड़ा में और 4 महीने बावर में। देखो तराई बावर की जो परिस्थिति उसको ढंग से भापा था हेनरी रैमजे ने। उन्हें लग गया था कि तराई बावर में लोग नहीं रहते हैं, लेकिन ये भूमि बहुत उपजाऊ है, जिसके उपजाऊपन का फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने तराई की बावर में क्या किया, वहाँ के पानी को बाहर, नहरों की तरह पानी को ज़्यादा अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने का प्रयास किया। वहाँ पर जो बीमारियाँ थी उनको कम करने का प्रयास किया और इसे आबाद किया, यहाँ पर लोगों को बसाया और यहाँ की जो उपजाऊ भूमि थी इसका फ़ायदा उठाया, जिसका अंग्रेज़ शासन में अंग्रेज़ रेवेन्यू में बहुत मतलब फ़र्क पड़ा। यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा इनको तराई बावर से देखने को मिला। रैमजे की बात करें तो 1857 की क्रांति रैमजे के समय पर हुई और रैमजे ने बहुत ही सूझबूझ से टीरी रियासत की सहायता से और मतलब दोषियों को या जो भी व्यक्ति इस क्रांति में शामिल होने की जिनकी भी वो थी, जिन पर भी इसे शक हुआ उन्हें जेलों में डालकर और जो भी विद्रोही थे उन्हें फांसी देकर इसने यहाँ की स्थिति को बहुत संभाला। हुआ क्या कि जो मैदानी क्षेत्रों के अधिकारी थे उन्हें भी शरण लेने के लिए यहाँ आना पड़ा, वो भी नैनीताल में रहे और उनके जो दैनिक भत्ते, उनकी पेंशन, उनकी जो भी सैलरी थी वो सब कुमाऊं कमिश्नरी ने अपने कोष से दी। इसका मतलब है कुमाऊं कमिश्नरी एक मतलब बहुत उसका अपना प्रभुत्व था, अपने बहुत अच्छा उसका अपनी इकोनॉमी थी, बहुत अच्छा उसका चल रहा था, जिससे कि उसने दूसरों को भी पैसा दिया। नेपाल की सेना से भी बात की थी रैमजे ने और उसकी सहायता भी ली थी क्रांति के समय। रणवीर सेना को लिया था नेपाल से सहायता के तौर पर, जिससे कि कुमाऊं कमिश्नरी में कोई भी विद्रोह न हो और इस तरह शांति से विद्रोह निपटा दिया था रैमजे ने। इसी के गिफ्ट में, मतलब इसी के उपहार में रैमजे को बेताज बादशाह, मतलब लंबे समय तक 28 वर्ष तक यहाँ वो मिला, मतलब कमिश्नर रहने का मौका मिला। यही कारण था कि उन्हें हटाया नहीं गया, क्योंकि उन्होंने कंपनी को यहाँ स्थापित किया था उस समय भी जब कंपनी सारी जगह से उखड़ रही थी, जब क्रांति के कारण उसकी जड़ें कमज़ोर हो रही थी। उस समय भी रैमजे ने कुमाऊं को शांत क्षेत्र बनाया, तो इस कारण उन्हें ये उपहार दिया गया था। रैमजे ने नवा बंदोबस्त करवाया था बेकेट के द्वारा। रैमजे ने जो बंदोबस्ती अधिकारी बनाया वो बेकेट को बनाया। बेकेट ने 1864 तक गढ़वाल तक का व्यक्तिगत बंदोबस्त पूर्ण किया। बेकेट ने जो भी बंदोबस्त किए वो व्यक्तिगत तौर पर किए। उसने व्यक्तिगत रूप से गाँव का भ्रमण किया और एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कुमाऊं गढ़वाल दोनों जगह का ये जो बंदोबस्त था, लास्ट बंदोबस्त था। इसके बाद अलग अलग जगह बंदोबस्त हुए, पर यह बंदोबस्त एक ही जगह हुआ था, मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा हुआ था दोनों जगहों का, तो इसलिए प्रसिद्ध है। तो रैमजे का जो नवा बंदोबस्त है वो किया किसने था? तो वो बेकेट ने किया था। अब बात करें रैमजे की, तो रैमजे ने 1861 में हिमालय के तराई क्षेत्र के जंगलों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाई। उसने 1868 में वन प्रबंधन किया था, तो उसने हिमालय के तराई क्षेत्र के जो जंगल थे उनका एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी। वो कुमाऊं कमिश्नरी के पहले वन संरक्षक के रूप में चुने गए थे और उन्होंने रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा का अंत भी किया था। वनों को ठेके पर देकर कटवाने की जो प्रथा थी उसका अंत किया था रैमजे ने, और वो ही कुमाऊं के पहले वन संरक्षक भी थे। रैमजे ने 1859 ईस्वी में तक कुमाऊं कमिश्नर के साथ साथ वन संरक्षक भी रहे। वो कुमाऊं के वन संरक्षक भी रहे पहले, तो ये भी प्रश्न किया जा सकता है कुमाऊं के पहले वन संरक्षक कौन थे? तो हेनरी रैमजे। अब देखिए यहाँ पर कुछ है यहाँ पर शासन से जुड़े हुए फैक्ट। तो 1869 में पी वेले को इस क्षेत्र के कानूनों की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया। मतलब एक व्यक्ति को यहाँ पर भेजा गया जिसका नाम था पी वेले, और यहाँ पर जो कानून थे, जो स्थानीय कानून बनाए थे यहाँ के कमिश्नरों ने, उसकी समीक्षा करने के लिए भेजा गया कि वो कैसे हैं, क्या हैं। तो उसकी रिपोर्ट 1870 में आई और ब्रिटिश संसद द्वारा अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 ईस्वी पारित किया गया। मतलब जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट था, अधिसूचित जिला अधिनियम 1874, इसको यहाँ पर पारित किया गया। यहाँ के हिसाब से नियम बनाए गए। इस अधिनियम के तहत जारी कुछ अन्य नियम थे जो इस अधिनियम के साथ साथ आए थे यहाँ पर टाइम पर। तो उनमें से जो एक था वो था राजस्व पटवारियों की पुलिस शक्तियों के संबंध में, जो 1916 में आया। तो आ सकता है कि राजस्व पटवारियों की पुलिस शक्तियों के संबंध में जो अधिनियम था वो कब आया था? तो 1916। सिंचाई गूलों व ग्राहकों के लिए नियम कब आए? तो वो अक्टूबर 1930 में आए थे। और नयाबाद व वेस्टलैंड नियम जो आया था उत्तराखंड में, वो आया था अगस्त 1943 में। तो देखिए 3 मैंने यहाँ पर फैक्ट बताइए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि नयाबाद या वेस्टलैंड नियम कब आए, या सिंचाई गूलों व ग्राहकों के लिए नियम कब आए, या राजस्व पटवारियों की पुलिस शक्तियों के संबंध में जो नियम आए वो कब आए? तो 1916। तो ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है, पेपर ऐसे ही बनते हैं। 1937 में देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आने के साथ ही अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 का अस्तित्व समाप्त हो गया, जब पूरे भारत में चुनाव हुए।
अगला हम देखेंगे सन 1840 ईस्वी तक ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊं का एक परगना बना रहा। सब जानते हैं ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का एक परगना रहा। इसके बाद ये अलग हो गया ब्रिटिश गढ़वाल नाम से। इसके बाद इसे जनपद बनाया गया 1840 में। देखिए 1854 ईस्वी में कुमाऊं का मुख्यालय ओस ग्रोव नैनीताल में स्थानांतरित किया गया। 1854 में क्या हुआ, सिंह गठन के समय में ही कुमाऊं का मुख्यालय ओस ग्रोव नैनीताल में स्थानांतरित किया गया। अब बात करें 1840 की, तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी गढ़वाल को स्थानांतरित कर दिया गया। जो पहले श्रीनगर था उसे पौड़ी गढ़वाल को स्थानांतरित कर दिया गया 1840 में। देखिए 1904 की अगर हम बात करें तो उस समय जो नैनीताल गजेटियर आया था, नैनीताल गजेटियर में कुमाऊं मंडल के तीनों जिलों, उस समय के 3 जिले जो थे वो कौन थे, मतलब नैनीताल, अल्मोड़ा व गढ़वाल जो पुराने ज़िले थे यहाँ पर, उनको हिल स्टेट नाम दिया गया। जो अभी तक ज़िले हैं 1904 में जो 3 ज़िले थे कुल मिलाकर, एक था नैनीताल और दूसरा था अल्मोड़ा और तीसरा था ब्रिटिश गढ़वाल, इन तीनों को हिल स्टेट नाम दिया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कब हिल स्टेट का, किस में हिल स्टेट कहा गया था कुमाऊं मंडल को या ब्रिटिश कुमाऊं को, तो वो था 1904 का नैनीताल गजेटियर। अगला देखिए, ब्रिटिश काल में उत्तराखंड की भूमि को 4 भागों में बांटा गया। वो 4 भाग कौन कौन थे, तलाव, दोयम, कटील और अब्बल। ये मतलब उसकी उपजाऊपन के हिसाब से इन्हें बांटा गया। जंगलात विभाग बनाने का पहला सुझाव, अब देखो जंगलात विभाग की भी यहाँ पर बात बार बार देखने को मिलती है, जंगलात विभाग बना भी, लेकिन सबसे पहले जिसने सुझाव दिया था जंगलात विभाग बनाने का वो दिया था कमिश्नर विलियम ट्रेल ने 1826 में, 1826 में। 1826 में उन्होंने क्या किया था कि बावर में जो साल के वृक्षों की कटाई होती थी उस पर रोक लगा दी गई थी। साल के वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने पर इन्होंने ये सुझाव दिया था कि जंगलात विभाग होना चाहिए उत्तराखंड में। हालांकि उस समय नहीं आया, लेकिन जो प्रश्न आ सकता है कि सुझाव किसने दिया था सबसे पहले, तो वो थे विलियम ट्रेल। देखिए कमिश्नर रैमजे ने भी वनों के लिए कार्य किया। 1861 में इन्होंने जंगलात बंदोबस्त किया। इन्होंने, मैंने कहा था, तराई के जंगलों को भी इन्होंने रिपोर्ट तैयार करवाई थी। 1893 में वनों पर एक सभा का आयोजन नैनीताल में किया गया था। तो देखिए नैनीताल में वनों पर एक सभा का आयोजन कब किया गया, तो 1893 में किया गया। 1868 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में मेजर पिपरसन पहले कंजर्वेटर नियुक्त हुए। तो ये भी प्रश्न एक बार आने के चांसेस बन रहे हैं इसके, या आया है या आया चांसेस इसके अब बनेंगे कि 1868 में संयुक्त प्रांत का पहला कंजर्वेटर, वन कंजर्वेटर किसे नियुक्त किया गया, तो ये थे मेजर पिपरसन। 1858 से लेकर 1868 ईस्वी तक रैमजे जंगलात अफसर भी रहे। मैंने आपको बताया था कि जंगलात के वन संरक्षक भी रहे, तो अब अफसर भी रहे रैमजे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं, ये भी हमें याद करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही फैक्ट बहुत पूछे जा रहे हैं और इस किताब में यही फैक्ट हैं, इसलिए मैं इस किताब को आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ से जो फैक्ट आए वो गलत नहीं होने चाहिए। यही हमें पेपर में क्या करते हैं, अच्छी मार्किंग दिलाते हैं और हमें लोगों से ऊपर, दूसरों से ऊपर लेकर जाते हैं, तभी हमें सिलेक्शन मिलता है। देखिए 1837 ईस्वी में अल्मोड़ा थाने की, 1843 में नैनीताल में एक थाने की स्थापना हुई और 1869 में रानीखेत थाने की स्थापना हुई। महत्वपूर्ण फैक्ट, अल्मोड़ा पूछ चुका है, नैनीताल भी पूछ चुका है, हो सकता है कि आगे आने वाले में रानीखेत थाने के बारे में पूछे। तो 1869 में नैनीताल रानीखेत थाने की स्थापना हुई। 1894 तक न्याय व्यवस्था में क्या होता था कि कुमाऊं का जो कमिश्नर होता था वही न्याय का सर्वेसर्वा था, वो फांसी तक भी दे सकता था और हाई कोर्ट में उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता था उसकी दी हुई फांसी को या सज़ा को। लेकिन 1894 के बाद धीरे धीरे सेशन जज कोर्ट का निर्माण यहाँ पर हुआ। सेशन कोर्ट जो लगती थी, सेशन कोर्ट मतलब जो बाहर से आकर यहाँ पर कोर्ट लगती थी। 1894 से 1914 तक 20 साल तक ऐसी कोर्टें भी चली और 1914 में न्याय विभाग एक पृथक विभाग हो गया। तो इसके बाद प्रश्न आ सकता है 1914 न्याय विभाग कब पृथक विभाग बना, तो 1914 में यहाँ पर न्याय को पृथक कर दिया गया। 1841 में कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। शिक्षा के लिए क्या हुआ, तो 1841 में कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई और 1871 ईस्वी में पंडित बुद्धि बल्लभ पंत शिक्षा इंस्पेक्टर बने। इनके समय में क्या हुआ, पंडित बुद्धि बल्लभ पंत पहले शिक्षा इंस्पेक्टर थे कुमाऊं के। इनके समय में कुमाऊं में काफ़ी सारे स्कूलों का निर्माण हुआ। 8000 से अधिक स्टूडेंट यहाँ पर इस स्कूलों में गए, 144 से अधिक स्कूलों का यहाँ पर निर्माण हुआ। तो बहुत प्रगति यहाँ पर शिक्षा के रूप में की। और जो आज का अंतिम फैक्ट है दोस्तों वो ये है कि 1844 में एक मिशन स्कूल खुला जो 1871 में, जिसे हम रैमजे कॉलेज के नाम से जानते हैं,
बहुत प्रसिद्ध स्कूल रहा। कुमाऊं में अंग्रेजी शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा। जैसे हम गढ़वाल में बोलते हैं कि प्रताप इंटर कॉलेज ने गढ़वाल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, तो इसी प्रकार कुमाऊं में जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया उसको जो किया था वो किया था रैमजे कॉलेज ने। सारे उत्तराखंड कुमाऊं के सारे बड़े बड़े व्यक्तित्व इसी कॉलेज से पढ़कर आगे निकले। तो यही है वो रैमजे कॉलेज, जिसको 1844 में मिशन स्कूल के नाम से बनाया गया और 1871 में इसको नाम रैमजे कॉलेज दिया गया। अब देखिए ब्रिटिश कुमाऊं का फ़र्क, ब्रिटिशर्स का जो कुमाऊं गढ़वाल पर अधिकार रहा उससे फ़र्क ये पड़ा कि उत्तराखंड में आधुनिक प्रशासनिक, न्यायिक, राजस्व एवं शिक्षा व्यवस्था का विकास अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही हुआ। इस प्रक्रिया से धीरे धीरे इस क्षेत्र की जनता में जागरूकता आई, बहुत फ़ायदा मिला अंग्रेज़ों के शासन से, बहुत ज़्यादा हम जागरूक हुए, बहुत हमारी कुरीतियाँ खत्म हुई। हालांकि हम गुलाम ज़रूर रहे लेकिन हमें फ़ायदा भी बहुत अधिक हुआ। हमारा सामाजिक चेतना बहुत ज़्यादा बड़ी अंग्रेज़ों के यहाँ पर शासन करने से। हम उस दुनिया से जुड़ पाए जो आधुनिक होती जा रही थी, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भी इन चीज़ों का विकास किया और राजनीतिक संस्थाओं का विकास यहाँ पर देखने को मिला। हम धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन की ओर बढ़े। हमने भारतीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अल्मोड़ा अखबार की हम बात करें, डिबेटिंग क्लब ने जो निकाला था, काफ़ी ऐसी जागरूक संघ हमारे यहाँ पर बने धीरे धीरे, जिन्होंने आज़ादी के लिए काफ़ी कार्य किया। तो यही कारण था अंग्रेज़ों का शासन का, इस बात का कारण था कि हम बहुत ज़्यादा जागरूक हो पाए। तो देखिए दोस्तों, ये था मेहरबान सिंह गुसाई की पुस्तक में ब्रिटिश कुमाऊं से संबंधित कुछ तथ्य। देखिए यहाँ पर आपको कुछ तथ्य देखने को मिले होंगे। ये अगर आपने इनको पहले पढ़ा तो आपका रिवीजन हुआ होगा और कुछ नए ज़रूर मिले होंगे, क्योंकि हर किताब में कुछ ना कुछ नया मिलता है। और जितना हम पढ़ते जाएंगे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। हमें पेपर में जो भी आएगा उससे अधिक पढ़ना है, इसीलिए तभी हमारा पेपर क्रैक होगा। हमें हर उस चीज़ को पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट हमें लगती है, तभी सिलेक्शन होगा। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला के साथ जुड़े रहिए। उत्तराखंड की पाठशाला आप सभी का धन्यवाद करती है। साथ बने रहें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं होंगे या पूर्ण चेतना के साथ उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक पेपर क्लियर नहीं होगा। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।